हेलो एवरीवन। ये है एरिक्सन की थ्योरी का पार्ट टू। और पहला पार्ट हम कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एरिक्सन की थ्योरी है वो एक स्टेज थ्योरी है और उन्होंने 8 स्टेज में अपनी थ्योरी को बताया है। और इन 8 स्टेजेस में से हर एक स्टेज में आपको एक द्वंद्व मिलेगा, है ना। जैसे हमने इन्फेंसी स्टेज पढ़ी तो उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था। फिर अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट और स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये 4 स्टेजेस हमने पिछले वीडियो में कवर की थी। अब हम आज अगली 4 स्टेजेस की चर्चा करेंगे इस वीडियो। तो अब ये 5वीं स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि ये स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की है, जो कि एडोलेसेंट एज को रेफर करती है, जिसमें कि लगभग लगभग 12-13 साल से 19-20 साल तक का बच्चा इसके अंदर हम कह सकते हैं आता है। 12 से 18 साल तक का बच्चा इस स्टेज के अंदर आता है। और एडोलेसेंट पे वैसे भी अलग से बहुत सवाल आते हैं उनकी आइडेंटिटी को लेकर या उनकी जो पहचान से संबंधित या उनके विकास से संबंधित जो प्रश्न है वो पेपर में हमेशा आता है। तो ये वाली स्टेज को आप अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर जो द्वंद्व है वो है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन का, पहचान बनाम संभ्रांति का। इट अकर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस फ्रॉम अबाउट 12 to 18 years. During this stage, adolescents search for a sense of self and personal identity through an intense exploration of personal value, beliefs and goal. अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कभी 12 से 18 साल के बच्चे को, वो बच्चा आपको कैसा मिलेगा। वो अपने, एक तो उसके अंदर सेल्फ की जो इमेज है वो डेवलप हो रही होती है, वो अपनी पहचान को ढूंढ रहा होता है और उसके अपने पर्सनल वैल्यूज और बिलीव बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी अपनी आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है, वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। और वो एरिक्सन कहते हैं कि एडोलेसेंट जो है वो इस एज में सेल्फ को ढूंढने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तो सेल्फ का जो विकास है वो इस एज में होता है। और वो कहते हैं कि एडोलेसेंट जो है वो कुछ इस तरह के प्रश्नों से जूझते हैं, जैसे हु एम आई, व्हाट डू आई वांट टू डू विद माय लाइफ, मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, है ना। तो ये इस समय के जो बच्चे हैं वो अपने इंटरेस्ट को खोजते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, और वो आइडियल बनाते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अभी तक विभिन्न भूमिकाओं, कौशलों और सामाजिक अस्मिताओं के माध्यम से उसने जो भी ज्ञान अर्जित किया है और स्वयं की छवि का निर्माण किया है, उसके एक व्यक्तित्व के माध्यम से तार्किक ढंग से भूत और भविष्य का संज्ञान रखते हुए समाज के समक्ष प्रतिबिंबित होने से। मतलब वो एक ये देखता है कि मैं अपने आप को समाज में कैसे प्रेजेंट करूं। सेल्फ तो उसका बन गया, लेकिन आप इस एज के अगर बच्चों को देखेंगे ना तो वो दूसरों के जो रवैया है या दूसरों का व्यवहार है उससे अपने आप को बहुत ज्यादा प्रभावित कर लेते हैं। जैसे अगर कोई किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो 1000 बार यही सोचेंगे कि मेरे बालों में क्या कमी है, और वो उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होंगे कि जैसा है मैं ठीक हूँ, वो दूसरों के कहने के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी उन्होंने सीखा है, जो भी उनके पास स्किल है, जो भी सोशल इंटरेक्शन उनका हो रहा है, और जो भी उन्होंने सेल्फ इमेज जो अपनी बनाई है, उसके बावजूद भी जब वो बाहर इंटरेक्ट करते हैं तो वो उस समाज से इन्फ्लुएंस होते हैं और वहां पे वो अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, या तो आइडेंटिटी बनी उनकी, उन वो कर पाए ऐसा, अपनी आइडेंटिटी को बना पाए, और या फिर वो कंफ्यूजन की स्थिति में चले गए। कई बच्चे आपने देखा होगा कि नहीं उन्हें पता होता कि हमें लाइफ में करना क्या है, कंफ्यूज से रहेंगे, है ना। जैसा जिसने कह दिया तुम ये कर लो तो वो यही करने लग जाएंगे, फिर किसी ने कह दिया तुम वो कर लो तो वही करने लग जाएंगे। तो इस तरह वो कंफ्यूजन में होते हैं। और कई बच्चे बहुत ही मतलब छोटी एज से वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे लाइफ में यही करना है और वो वही करते हैं। तो ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की एज, जिसमें या तो बच्चे अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं या फिर वो लाइफ टाइम कंफ्यूजन की में
रहते हैं। Adolescents who are successful at this stage have a strong sense of identity and are able to remain true to their beliefs and value in the face of problems and other people's perspective। वही कि अगर दूसरे लोगों का भी पर्सपेक्टिव वो देखते हैं लेकिन वो अपनी वैल्यूज पर टिके रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या बोल रहा है। तो जो लोग इस स्टेज को अचीव कर लेते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं स्टेज में, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से प्रभावित नहीं होते हैं। When adolescents are apathetic, do not make a conscious search for identity or are pressured to conform to their parents' ideas for future, they may develop a weak sense of self and experience role confusion। और कई लोग कई बच्चे जो इस एज में प्रेशर में रहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ये कर लो, तुम आर्ट्स ले लो, तुम साइंस ले लो, तुम ये कर लो, वो कर लो। जो पेरेंट्स इतना दबाव डालते हैं तो वो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन वो खुद तो ले नहीं रहे हैं, दूसरे लोग ले रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी भी दूसरे लोग डिसाइड करें कि तुम्हें ये बनना है लाइफ में या तुम्हें ये करना है। तो ऐसे में वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। वह इस अवस्था के दौरान तीव्र गति से हो रहे विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से भी गुजर रहे होते हैं। और ये ध्यान रखिए कि एडोलेसेंट की एज एक बहुत ही तूफानी एज, जिसे हम स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की एज भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मानसिक और इवन शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं ना। तो उसके समक्ष विभिन्न सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव होता है। अगर वह ये अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता, उसमें अपनी भूमिकाओं के संबंध में एक प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है। जो किशोर इस द्वंद का अनुभव करते हैं वे आगे चलकर करियर चुनने में अक्षमता, निर्णय लेने में आत्मविश्वास की कमी और निरुद्देश्यता को अनुभव करते हैं ना। जो लोग ये नहीं पूरा कर पाते, जिनके डिसीजन और लोग ले रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आगे चलकर वो अपने करियर भी नहीं बना पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, और उनमें हमेशा विश्वास की कमी रहती है ना। वो अपने सेल्फ डाउट में ही रहते हैं हमेशा। परंतु यदि सफलतापूर्वक इसको हल कर लेते हैं तो उसमें कर्तव्य निष्ठा का गुण विकसित होता है, जो कि उसे समाज का ईमानदार और समर्पित सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। वह समाज के मूल्यों, विश्वासों और विचारों को सरलता से ग्रहण करता है। अगर वो आइडेंटिटी को ढूंढ लेता है तो वो समाज के मूल्य, विश्वास और विचारों को आराम से ग्रहण करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं खुद क्या हूँ। तो बाहर की कोई चीज़ों का उस तरह से इन्फ्लुएंस उसकी आइडेंटिटी पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एरिक्सन ने एडोलेसेंट के बारे में मेनली उनकी आइडेंटिटी को लेकर क्या बातें कही हैं। ठीक है, और अगर आइडेंटिटी उनकी नहीं फॉर्म हो पाती तो बच्चा कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा। उसके बाद हमारी अगली स्टेज आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, ये स्टेज लगभग लगभग 21 ईयर से 20-21 साल से लेकर 39-40 साल तक की उम्र होती है, जिसे हम एडल्टहुड के नाम से भी जानते हैं। तो इस एज में अब क्या होता है, इस एज में इंसान जो है वो आ, मित्रता करते हैं, शादी करते हैं, है ना, और अपना परिवार बढ़ाते हैं और बिजनेस वगैरह करते हैं। तो ये एक पड़ाव होता है एज का। ड्यूरिंग दिस स्टेज वी बिगिन टू शेयर अवर सेल्फ मोर इंटीमेटली विद अदर्स, है ना। तो हम दूसरों के साथ अपने विचार शेयर करना चाहते हैं। हमें लगता है इस एज में कि कोई ऐसा हो जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। वी एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स लीडिंग टुवर्ड्स लॉन्गर टर्म कमिटमेंट्स विद समवन रेदर देन फैमिली मेंबर। और हमें लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर के अलावा भी कोई ऐसा हो जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सके, जिसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। बेसिकली लाइफ पार्टनर की बात हो रही है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज कैन रिजल्ट इन हैप्पी रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेफ्टी एंड केयर विद इन रिलेशनशिप। अब अगर आप इस एज में कोई ऐसा रिलेशनशिप बना पाते हैं जहाँ पर आप में कमिटमेंट की सेंस पैदा होती है, आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में होते हैं, आपको सेफ्टी और केयर फील होती है रिलेशनशिप में, तो फिर आप इंटीमेसी वाली स्थिति में होते हैं और आप सक्सेसफुली उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस स्टेज में नहीं होते, आपको कमिटमेंट का फियर होता है और आपको ये सेफ्टी और केयर नहीं मिलती, तो फिर आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, आप अलगाव की स्थिति में चले जाते हैं, जहां पर आपको लोनलीनेस होती है, डिप्रेशन भी होने लगता है ना। क्योंकि आपको वो जो एक इंटीमेसी वाली जो सिचुएशन है, जहाँ पे कोई आपको लगता है कि कोई अपना हो, कोई हैप्पी रिलेशनशिप हो आपकी, वो नहीं होती, तो फिर आपको आइसोलेशन ही फील होगा, है ना, और डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, जहाँ पर
आप इस द्वंद में रहते हैं, या तो आप इंटीमेसी वाली सिचुएशन अचीव करेंगे या फिर आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। ठीक है, ये हिंदी में ही है उसी का। इस अवस्था में एक तरफ आत्मीयता का भाव है और दूसरी तरफ अलगाव का भाव है। आत्मीयता केवल जीवन साथी के साथ ही नहीं, अपितु मित्र, भाई बहन, अभिभावक और रिश्तेदारों के साथ भी हो सकती है। यदि वह आत्मीय भाव का निर्माण कर पाता है तो इस प्रेम का गुण विकसित कर सकता है। इससे व्यक्ति में दूसरों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी, समर्पण और स्वीकार करने के गुणों का विकास होगा। और यदि हम असफल हो जाते हैं स्टेज में, तो व्यक्तित्व एक ऐसे संवेदनशील और असामाजिक व्यक्ति होगा जिसको किसी के दुख से कोई सरोकार नहीं होगा, क्योंकि वो आइसोलेशन वाली जो स्थिति है उसमें बंदा जब अलग थलग हो जाता है तो उसको ये लगता है कि अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना अकेले में, वो उन्हें आदत हो जाती है अकेले में खुश होने की। तो वो दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद अगली स्टेज आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादकता बनाम स्थिरता। ठीक है, तो ये एज है लगभग 40 से लेके 65 साल की उम्र। ठीक है, मतलब आप लगाइए कि बुजुर्ग होने से पहले की उम्र है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपका फोकस होता है, अब आपको रिलेशनशिप भी मिल गया, कोई लाइफ पार्टनर भी मिल गया, अब आपका फोकस रहता है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, हमें कुछ कमाना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है ना, कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है समाज में, पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो ये स्टेज उसी से रिलेटेड है। जनरेटिविटी इन्वॉल्व्स फाइंडिंग योर लाइफ्स वर्क and contributing to the development of others through activities such as volunteering, mentoring and raising children। है ना, बच्चों को आप बड़ा कर रहे हैं, उनकी आपने परवरिश कैसे करनी है, कोई काम आपने वॉलेंटियर कर दिया, कहीं पे आप मेंटर बन गए किसी के, आप किसी को गाइड कर रहे हैं, या आप दूसरों की लाइफ में कई बार हेल्प कर रहे हैं किसी काम को लेकर, तो इस तरह की प्रोडक्टिव चीजें आप करने लगते हैं बेसिकली। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज मिडिल एज एडल्ट्स बिगिन कंट्रीब्यूटिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये इंपॉर्टेंट है कि इस एज में हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसा काम करेंगे, या अपने बच्चों को ही अगर आपने अच्छे से पाला तो वो भी एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूशन है। Often, through caring for others, they also engage in meaningful and productive work which contribute positively to society। मतलब पर्सनल वर्क के अलावा, प्रोडक्टिव वर्क के अलावा, दूसरों की केयर के अलावा, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ इस एज में करने लगते हैं। ठीक है, दोज हु डू नॉट मास्टर दिस टास्क में एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। अब जो लोग ये कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं या कुछ कुछ कर रहे हैं, वो है जनरेटिविटी वाली स्थिति में, कुछ उत्पादक कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे वो है स्टैग्नेशन वाली स्थिति में, स्थिरता वाली स्थिति में। ठीक है, एंड फील एज दो दे आर नॉट लिविंग ए मार्क ऑन द वर्ल्ड इन ए मीनिंगफुल वे। उन्हें लगता है कि हम तो कोई छाप अपनी छोड़ ही नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। दे मे हैव लिटिल कनेक्शन विद अदर्स एंड लिटिल इंटरेस्ट इन प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और ऐसे लोग एक बड़ा ही सादा सा जीवन जीते हैं, उन्हें दूसरों से ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है, और वो अपनी इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान नहीं देते, मतलब जैसा जो चला आ रहा है वो एक रूटीन वर्क, रूटीन लाइफ में वो रहते हैं। ठीक है, तो ये है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जहाँ पे या तो आप कुछ हेल्दी जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और या फिर आप इन सब में से कुछ नहीं कर रहे, आप एक स्थिर बने हुए हैं, स्टैग्नेशन वाली स्थिति में हैं, और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी नहीं करें। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो भी वो जनरेटिविटी का हिस्सा है, लेकिन कई लोग वो भी नहीं कर रहे होते। तो ये है जनरेटिविटी वर्सेस। यह व्यक्ति के जीवन का मध्य काल है। व्यक्ति में उत्पादकता का गुण तब विकसित होता है जब वह अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू करता है, साथ ही उस समाज के लिए भी जिसमें वो भावी पीढ़ी रहने वाली है। परंतु यदि व्यक्ति भावी पीढ़ी के कल्याण के विषय में ना सोचकर इस संबंध में अपनी सभी जिम्मेदारियों को नकार देता है, तो उसमें स्थिरता का भाव विकसित होता है। यदि व्यक्ति इस मनोसामाजिक त्रासदी को सफलतापूर्वक हल कर लेता है, तो उसमें दायित्व का गुण विकसित होता है। ये गुण व्यक्ति को समाज का एक कुशल उत्पादक सदस्य बनने में सहायता करता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग कि मुझे ये करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आपकी जनरेटिविटी वाली स्थिति में आती है।
उसके बाद अंतिम जो स्टेज है वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। लास्ट स्टेज है 8th स्टेज एरिक्सन की, जो कि 65 साल से अबव के लोगों के लिए उसने दी है। और ये है संपूर्णता बनाम निराशा। अब इस एज में क्या होता है, इस एज में आप फिजिकली डाउन होने लग जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते है ना, कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक थॉट प्रोसेस में रहते हैं हमेशा। आप अपनी प्रीवियस लाइफ को देखते हैं, सोचते हैं, आप हमेशा सोचते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने सही किया गलत किया, तो इस तरह के थॉट आपके दिमाग में चलते हैं। और जब ऐसे थॉट चलते हैं तो या तो आप ये मान पाते हैं कि मैंने जो किया अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, मैं खुश हूँ, अब मैं आराम से मतलब अपनी लाइफ को आगे जितना मैं चलूंगा मैं इंजॉय करूंगा, तो वो संपूर्णता का भाव आपके अंदर आएगा। और अगर आपको लाइफ में लगता है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, तो आपके अंदर निराशा की भावना आएगी। ठीक है। Erickson said that people in late adulthood reflect on their lives and feel either a sense of satisfaction or sense of failure। यानी जब आप लेट एडल्टहुड में होते हैं तो आप अपनी पुरानी लाइफ को के बारे में सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और या तो आप सेटिस्फाई होंगे या फिर आपके अंदर सेंस ऑफ फेलियर पैदा होगा। पीपल हु फील प्राउड ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट्स फील ए सेंस ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, तो जो लोग ये अपने मानते हैं कि ये सब मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से जिया है या मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, उनके अंदर सेंस ऑफ इंटीग्रिटी पैदा होगा एंड दे कैन लुक बैक ऑन देयर लाइफ्स विथ फ्यू रिग्रेट्स, और उनको रिग्रेट्स कम होगा। However, people who are not successful at this stage may feel as if their life has been wasted। जबकि जो लोग इस स्टेज तक सक्सेसफुल नहीं, उनको लगता है कि उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। दे फोकस ऑन व्हाट वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, है ना, ऐसा होता, काश ये होता, काश ये हो सकता था, ये होना चाहिए था, इस तरह वो फोकस करते रहते हैं। दे फेस एट द एंड ऑफ देयर लाइफ्स विद फीलिंग ऑफ बिटरनेस, डिप्रेशन और डिस्पेयर। तो वो हमेशा एक एक कड़वाहट उनकी जिंदगी में रहती है, डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं और निराशा की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से उनकी फीलिंग। यह मनोसामाजिक विकास की 8वीं और अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पूरे जीवन का आकलन करता है, हर उस निर्णय के बारे में सोचता है जो उसने अपने जीवन में लिया। हर व्यक्ति अपने जीवन में बड़े या छोटे निर्णय लेता है, तो इस एज में आके वो सोचता है। वह अपनी उपलब्धियों और असफलताओं के बारे में भी सोचता है। यदि वह अपने जीवन से संतुष्ट है तो उसमें परिपक्वता, संपूर्णता या बुद्धिमत्ता का गुण विकसित होता है। परंतु जो व्यक्ति अपने पिछले जीवन में झांकने के बाद अधूरापन और असफलता पाता है, तो वह पूर्ण रूप से निराश हो जाता है, क्योंकि अब वह उस दौर से काफी आगे बढ़ चुका होता है कि फिर से शुरू करे। तो फिर से शुरुआत नहीं हो सकती है, तो इसलिए उसको निराशा होने लगती है। ठीक है, तो ये की 8वीं स्टेज। ये पूरी टेबल है, इसको आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए या समझ आप लीजिए, वीडियो देख के समझ लीजिए। लिखकर आप अपने शब्दों में आ सकते हैं, लेकिन आपको एक की अप्रोक्सीमेट एज याद होनी चाहिए। उसके बाद साइको सोशल क्राइसिस या जो द्वंद की उन्होंने बात की है वो आपको याद होना चाहिए कि जो पहली स्टेज है उसमें कौन सा द्वंद था, दूसरी तीसरी, ऐसे हर स्टेज में कौन सा द्वंद था। और इसके अलावा एरिक्सन ने एक और बात की है, वर्च्यू डेवलप की बात की है, कि वो कहते हैं कि जो ये हर स्टेज है, हर एक स्टेज में जब व्यक्ति एक द्वंद से गुजरता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्षमता पैदा होती है जो उसके साथ लाइफ टाइम रहती है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा गुण पैदा होता है। जैसे पहली स्टेज की वो बात करते हैं, जब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, तो उससे होप का गुण आता है। ठीक है, आशा पैदा होती है, व्यक्ति ट्रस्ट करना सीखता है। दूसरी जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की स्टेज है, उसमें विल पैदा होती है। तो ऐसे हर एक स्टेज के लिए उन्होंने एक गुण दिया है कि ये गुण व्यक्ति में हर स्टेज क्रॉस करने के बाद ये विकास होता है, पर्पस का विकास होता है, कंपिटेंसी है, फिडेलिटी है, लव है, केयर है, विजडम है। तो ये 8 चीजें हैं, व्यक्ति हर स्टेज से होता हुआ इन 8 गुणों को विकसित करता है। तो ये आपकी एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस है। इनको कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।